नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं निखिल सिंह। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। फ्रांस के साथ हुई राफेल डील को लेकर एक बार फिर से बवाल मच गया है। फ्रेंच पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2007 से 2012 के बीच दसां एविएशन ने एक बिचौलियों को कथित तौर पर 65 करोड़ रुपए दिए ताकि कंपनी भारत के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा हासिल कर सके। जिस समय इस पैसों को देने की बात हो रही थी, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इस खुलासे के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के साथ ही गांधी परिवार को जमकर निशाने पर लिया। बीजेपी ने इस मामले में राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला है और उनसे जवाब मांगा है। पार्टी ने राहुल से यह भी पूछा है कि क्या उन्होंने इतने सालों तक राफेल पर भ्रम फैलाने की इतनी कोशिश क्यों की, जबकि उन्हीं की सरकार में यह घोटाला हुआ है। मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि राफेल को लेकर 2019 के चुनावों से पहले विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस पार्टी ने, एक झूठा माहौल बनाने की कोशिश की। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत में नहीं हैं, इटली में हैं, लिहाजा वहीं से इस खुलासे पर जवाब दें। भाजपा प्रवक्ता ने एक दस्तावेज को प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरपरस्ती में राफेल खरीद के लिए बाकायदा कमीशन खोरी के लिए एक लिखित समझौता किया गया था। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए अपनी पार्टी का नाम बदलने की नसीहत दी है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जहां कमीशन है वहीं कांग्रेस है। वहीं संबित पात्रा के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि यूपीए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय टेंडर के बाद सस्ते में राफेल के सौदे के लिए बातचीत की थी। एनडीए सरकार ने 36 राफेल खरीदने के लिए दसों के साथ करार किया था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इस सौदे को लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस सौदे की जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसके लिए कोई आधार नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि नवाब मलिक ने मुंबई के गुनहगारों, मुंबई के बम विस्फोट करने वालों से जमीन क्यों खरीदी? ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 4 प्रॉपर्टी में 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। उन्होंने कहा कि उनके पास जो सारे सबूत हैं वो सक्षम प्राधिकारी को देंगे। ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी वो सौंपेंगे ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में साल 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 119 लोगों को वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम 2 चरणों में सुबह और शाम को हुए। साल 2021 के लिए जिन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, उनमें शिक्षाविद डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, ओडिशा के जाने माने मूर्तिकार सुदर्शन साहू, पुरातत्वविद बीबी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुचित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत और केशुभाई पटेल को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा मरणोपरांत, उस्ताद गुलफाम अहमद, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रूक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस सम्मान समारोह में मौजूद रहे। इन पद्म पुरस्कारों में समाज के उन तमाम लोगों के काम को सम्मान दिया गया जिन्होंने देश सेवा से समाज में बड़ा योगदान दिया है। आज भी समाज के तमाम उन चेहरों को इन पुरस्कारों से नवाजा गया जिन्हें अनसंग हीरो के तौर पर उन्होंने काम किया। कोविड को खत्म करने के खिलाफ हर स्तर पर प्रयास जारी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है।
सोमवार को 10,126 नए मामले सामने आए, जो 266 दिनों में सबसे कम है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण के तहत 109 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक दी जा चुकी है। इसके तहत भारत में बनी कोविड वैक्सीन और टीकाकरण प्रक्रिया को अब वैश्विक स्तर पर भी पूरी मान्यता मिल रही है। अब तक 96 देशों ने भारत में बनी वैक्सीन को मान्यता दी है। इसके परिणाम स्वरूप इन देशों से आने वाले नागरिक और भारत के नागरिक इन देशों में अब आसानी से आ जा सकेंगे। देश में हर घर दस्तक टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है उनको टीका लगाया जाएगा। साथ ही जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है उनको भी टीका लगाया जाएगा। अब तक 12 करोड़ लोगों ने दूसरी डोज नहीं ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक 8 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। उनमें 2 भारत में बनी वैक्सीन हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इन 8 वैक्सीन में कोवैक्सीन भारतीय रिसर्च से बनी वैक्सीन है। भारत के वैज्ञानिकों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। देश के कुछ जगहों पर डेंगू और जीका वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। जम्मू में कई भागों में डेंगू में तेजी से वृद्धि हो रही है। करीब 438 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू पर काबू पाने के लिए जम्मू के शालीमार हॉस्पिटल में काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डेंगू के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है ताकि इन मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। कानपुर जिले में 9 और लोगों में जीका वायरस के संक्रमण की पहचान के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 105 हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एक एकीकृत नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। इस नियंत्रण केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो 24 घंटे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जीका वायरस के लक्षण सरदर्द, बुखार, आंखों का लाल होना, शरीर पर चकत्ते पड़ना, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द होना है। जीका वायरस एक मच्छर जनित बीमारी है जो एडीज मच्छर से फैलती है। मच्छरों की यही प्रजाति डेंगू और चिकनगुनिया का भी कारण बनती है। अफगानिस्तान की स्थिति पर भारत द्वारा आयोजित होने वाली दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद कल नई दिल्ली में होगी। ये संवाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल करेंगे। अफगानिस्तान पर अपनी तरह की पहली क्षेत्रीय वार्ता में भाग लेने के लिए तमाम देशों के सुरक्षा सलाहकार मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस संवाद में रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान और चीन को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन ये दोनों इस बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं। बैठक में अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम से उत्पन्न सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने का समर्थन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बदायूं में 1328 करोड़ रुपए की 359 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी और चेक व स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेती थी। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों को उनके लोक में पहुंचाने का कार्य होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शाहजहांपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और इसके साथ ही स्वर्गीय सेठ बिशन चंद्र की प्रतिमा का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जा सकता था। पर्व और त्योहार आते तो थे, लेकिन उसके साथ ही दंगे शुरू हो जाते थे। लेकिन आज आपने देखा होगा कि पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। उत्तराखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर राजधानी देहरादून में पुलिस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों समेत तमाम विधायक और राजनेता मौजूद रहे। उत्तराखंड आज के ही दिन 2000 में अस्तित्व में आया था। इसके पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई स्थानों पर तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु में भारी बारिश से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हुआ है। लोगों के घरों तक पानी भर गया है। तमिलनाडु के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री KSSR रामचंद्रन ने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक बारिश के कारण 538 झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं 4 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बारिश से प्रभावित चेन्नई के कई क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। सरकार ने निचले इलाकों में रह रहे लोगों को स्कूलों में आश्रय देने का भी निर्देश दिया है। तमिलनाडु के क्षेत्रीय मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में हवा का कम दबाव बन सकता है। ये पश्चिम उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ सकता है और चक्रवात में बदल सकता है और इसके गुरुवार सुबह तमिलनाडु के समुद्र तट पर पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अगले 3 दिन तक तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रामेश्वरम में आज बादल छाए रहने के साथ ही भारी बारिश होगी। वहीं मदुरई में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। मदुरई में भी भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे यातायात काफी प्रभावित हुआ है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मदुरई के जिला कलेक्टर ने सथियार डैम में बढ़े हुए जलस्तर का निरीक्षण भी किया। दिल्ली में आज सुबह वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अब यह गंभीर श्रेणी के बजाय बहुत खराब की श्रेणी में आ चुका है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर वायु गुणवत्ता सूचकांक के मुताबिक दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 381 दर्ज की गई है। नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 532 दर्ज हुआ, जो कि गंभीर श्रेणी में है। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 390 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली की तरह गुरुग्राम में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। प्रदूषण बढ़ने से गाजियाबाद के जिला अस्पताल में सांस से जुड़ी समस्या के मरीज बढ़ गए हैं। सीएमएस संजय तेवतिया ने बताया है कि दिवाली से पहले सांस से जुड़ी समस्या से के 20 से 30 मामले आते थे, वहीं अब लगभग 50 से 60 मामले रोज आ रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण के बावजूद अभी भी लोग पराली जला रहे हैं। राजधानी दिल्ली के सिंधु गांव में लोगों ने पराली जलाई। एक किसान ने कहा कि पराली साल में एक बार जलती है, लेकिन प्रदूषण तो पूरे साल ही रहता है। दिल्ली एनसीआर में एक तरफ जहां हवा की स्थिति खराब है, तो वहीं यमुना के पानी में अमोनिया और फास्फोरस समेत तमाम खतरनाक रसायनों की वजह से पानी जहरीला हो रहा है, जिसका असर यमुना के पानी में उठ रहे झाग की वजह से साफ देखा जा सकता है। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग ऐसे ही गंदे पानी में छठ का पर्व मनाने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में कल रात आग लगने से 4 बच्चों की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब सभी सरकारी और निजी अस्पतालों का फिर से फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि घटना की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में पुणे के पिसोली इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में आज तड़के आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल के 4 वाहनों ने मौके पर पहुंच गए और फिर 3 घंटे की मशक्कत के बाद करीब 6:30 बजे आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, लेकिन गोदाम का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। मुंबई के वडाला में एंटोप हिल इलाके में एक घर ढह गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी तक 7 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। घायलों को सायन अस्पताल में भेजा गया है। दमकल की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। नेपाल सेना के प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेपाल सेना प्रमुख ने इसके बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारत के सेना प्रमुख एम नरवणे भी मौजूद रहे। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोपों की जांच पर कहा कि आज 2 और गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस संबंध में और सबूत इकट्ठा किए जाएंगे। पुणे की अदालत ने फरसखाना पुलिस स्टेशन में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आरोपी और मुंबई ड्रग्स क्रूज मामले में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी को धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को नहाय खाए के साथ ही शुरू हुए 4 दिनों तक चलने वाले सूर्योपासना के पर्व छठ के दूसरे दिन मंगलवार को खरना का आयोजन हुआ। दिल्ली से लेकर पटना तक छठ की छटा देखते ही बनती थी। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व पर छठ गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया है। गया के ऐतिहासिक सूर्यकुंड सरोवर में व्रतियों ने डुबकी लगाकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। बिहार के गया में छठ की महत्ता को देखते हुए गया नगर निगम भी पूरी तन्मयता से जुटा हुआ है। मेयर, डिप्टी मेयर और अधिकारी शहर के प्रमुख घाटों की लगातार उनकी निरीक्षण कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर घाट बनाए गए हैं, जहां व्रती पूजा करेंगे। मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 102.16 अंक या 0.19% टूटकर 60,433.45 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी मामूली रूप से 24.30 अंक या 0.13% फिसलकर 18,844 के स्तर पर बंद हुआ। सोने के भाव में आज 33 रुपए गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम सोने की कीमत 48,015 रुपए दर्ज की गई। वहीं चांदी की कीमतों में नरमी दर्ज की गई। 1 किलो चांदी की कीमत 64,877 रुपए प्रति किलोग्राम रही। मंगलवार को विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे रही, जबकि डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर दर्ज किया गया। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में मामूली वृद्धि देखने को मिली। 1 डॉलर की कीमत 74 रुपए 2 पैसे दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल पिछले सप्ताह की तुलना में 2% की गिरावट के साथ 83.43 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों में 0.81% की बढ़ोतरी के साथ ही 81.93 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनधन बैंक अकाउंट खुलने के बाद अपराध दर और शराब और तंबाकू उत्पादों जैसे नशीले पदार्थों की खपत में कमी आई है। ऐसा उन राज्यों में देखने को मिला है जहां पर ज्यादा जनधन के खाते खोले गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 43.76 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जनधन आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी के कारण हो सकता है, जिसने सरकारी सब्सिडी को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद की है और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब और तंबाकू जैसे अनुत्पादक खर्चों को रोकने में मदद की है। केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बराबर हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक कार की बिक्री को बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। फेम स्कीम के तहत इन वाहनों पर सब्सिडी भी दी जा रही है। ब्रिटेन ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत में निर्मित कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। ब्रिटिश सरकार ने एक वक्तव्य में बताया है कि 22 नवंबर को कोवैक्सीन को आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी। कोवैक्सीन को ब्रिटेन यात्रा के लिए स्वीकृत कोविड रोधी टीकों की सूची में शामिल किया जाएगा। भारत और अन्य देशों के उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें कोवैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं। अब उन्हें ब्रिटेन यात्रा के लिए पहले से किसी जांच की जरूरत नहीं होगी और न ही उन्हें ब्रिटेन पहुंचने पर क्वारंटीन में रखा जाएगा। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले 25 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं। अभी तक विश्व में कोविड-19 से 22 करोड़ 72 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 50,70,000 से अधिक लोगों को इसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। अमेरिका अभी भी 4 करोड़ 74 लाख से अधिक मामलों के साथ दुनिया में कोरोना संक्रमण के मामलों में अग्रणी देश बना हुआ है। अमेरिका में कोविड-19 के कारण 7,75,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। जर्मनी में कोरोना संक्रमण की दर महामारी के शुरुआत होने के बाद से सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसको देखते हुए डॉक्टर्स ने आने वाले सप्ताह में किए जाने वाले ऑपरेशंस को टालने की चेतावनी दी है। जर्मनी में प्रति 1 लाख लोगों पर संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या पिछले सप्ताह 201.1 तक पहुंच गई है, जो कि पिछले साल दिसंबर में सबसे ज्यादा 197.6 तक पहुंची थी। कोरोना संक्रमण के कुल मामले 47.82 लाख हो गए हैं, जो कि एक दिन पहले 47.67 लाख थे। न्यूजीलैंड में कोरोना टीकाकरण और विरोध के बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंगलवार को हजारों लोगों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने नो मोर लॉकडाउन के बैनर के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी के 20 महीने बंद रहने के बाद मेक्सिको यूएस बॉर्डर को गैर जरूरी यात्रा के लिए खोल दिया गया है। बॉर्डर खुलने के बाद सड़कों पर काफी कम यातायात देखने को मिला। सीमा पर यात्रा करने के लिए कोविड टीकाकरण को अनिवार्य माना गया है। दक्षिणी नाइजर के एक स्कूल में आग लगने से कम 25 बच्चों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। नाइजर के स्कूलों में अक्सर क्षमता से ज्यादा बच्चे होने पर लकड़ी और सूखी घास से कक्षाएं तैयार की जाती हैं। मराड़ी शहर के मेयर ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि सोमवार की आग में ऐसी 3 कक्षाएं जलकर राख हो गई। हादसे में घायल हुए कई बच्चों की हालत गंभीर है।
यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सिंथेटिक फेस मास्क पहनने से कैंसर होने के खतरे के कोई अंतिम साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके साथ ही लोगों से ऐसे फेस मास्क पहनते रहने का आग्रह किया गया है। पिछले महीने बेल्जियम में हुए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई थी कि ऐसे मास्क में कार्सिनोजेंस होने की संभावना रहती है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि वॉशिंगटन का मानना है कि अदीस अबाबा में लौटे विशेष दूत इथियोपिया में जारी संघर्ष का शांतिपूर्वक हल निकालने में अहम भूमिका निभाएंगे। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए अमेरिका के विशेष दूत जेफरी फेल्टमैन, अफ्रीकी संघ के दूत, नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलुसेगुन ओबासांजो से मुलाकात करेंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज से। ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा की बहुचर्चित फिल्म छोरी का टीजर रिलीज हो चुका है। अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया। नुसरत भरूचा की यह हॉरर फिल्म काफी समय से चर्चा में थी। सलमान खान की आने वाली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का एक नया गाना होने लगा रिलीज हो गया है। जुबिन नौटियाल ने इस गाने को अपनी आवाज दी है। इसका म्यूजिक रवि बसरूर ने दिया है और उसे शब्बीर अहमद ने लिखा है। अभिनेत्री हवा दिशा पटानी में हवा में उछलकर 720 किक का शानदार वीडियो मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस इसे टाइगर श्रॉफ की संगत का असर बता रहे हैं। खुद टाइगर श्रॉफ ने दिशा की किक की तारीफ की है। गायक अदनान सामी पद्मश्री से नवाजे जाने के बाद आशा भोसले को उन्होंने धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि आशा जी ने उनके करियर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अभिनेत्री कंगना रनौत पद्मश्री पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने कहा कि पद्मश्री ने यह दिखा दिया है कि कैसे देश ने उन्हें एक आदर्श नागरिक के रूप में भी महत्व दिया है। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ अभिनीत रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म सूर्यवंशी ने लगभग 1.5 साल बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। चौथे दिन भी सूर्यवंशी ने लगभग 12 करोड़ का कलेक्शन किया। खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म रघुवंशी OTT पर भी जल्द ही दर्शकों को उपलब्ध होगी। फिल्म दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम हो सकती है। एक्ट्रेस पूनम पांडे के पति ने सैम बॉम्बे के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराने के बाद मुंबई की बांद्रा पुलिस ने सैम बॉम्बे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 3 दिन की हिरासत में भी भेज दिया गया उन्हें। अभिनेत्री किरण खेर ने कैंसर के खिलाफ जंग जीतकर बतौर जज छोटे पर्दे पर वापसी करने की शुरुआत की है। वो एक टैलेंट शो में जज की भूमिका में नजर आएंगी। सत्यमेव 2 के अक्षय त्यागी ने कॉस्ट्यूम डिजाइन का आइडिया तिरंगे से आया है। जॉन इब्राहिम इस फिल्म में 3 किरदार राजनेता, पुलिस और किसान का निभाते हुए नजर आएंगे। तो एक्सप्रेस 100 में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नई रिलीज फिल्मों से क्लासिक फिल्मों की कहानियों तक, फ्लॉप शो या ब्लॉकबस्टर, चर्चा, परिचर्चा या अवार्ड फंक्शन, सिनेमा, टीवी और OTT तक की